नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात भारत जोड़ने का प्रण, कोरोना का ग्रहण। देश में कोरोना की दस्तक के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजधानी में मौजूद है। सरकार चेता रही है कि कोरोना का खतरा बढ़ा है, यात्रा स्थगित कर दी जाए, तो दूसरी तरफ राहुल ने ठान ली कि बिना कश्मीर गए यात्रा का अंत नहीं होगा। इसी सियासी रण के बीच ये यात्रा लाल किला पहुंची, जहां राहुल विपक्षियों पर जमकर बरसे। एक यात्रा निकली है, जिद है भारत को जोड़ने की। ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है। 107 दिन में 3000 किलोमीटर का सफर कर देश की राजधानी में पहुंच चुकी है। दिल्ली में राहुल के साथ मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी दोनों राहुल के साथ कदम से कदम मिलाती नजर आई। राहुल ने मां को गले लगाया और ये कारवां दिल्ली की सड़कों पर बढ़ता गया। राहुल गांधी अपने पूरे परिवार के साथ जो है पैदल यात्रा कर रहे हैं। सोनिया गांधी भी शामिल हुई, तो रॉबर्ट वाड्रा भी हुए, तो प्रियंका गांधी भी, तो रेहान वाड्रा भी हुए। और राहुल गांधी का जो है यहाँ पर उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा। मैं चाहूंगी कि हमारे विजय मोहित भी पूरी तरीके से तस्वीर यहाँ पर दिखाएं कि कैसे राहुल गांधी को यहाँ पर दिल्ली का समर्थन मिल रहा है। राहुल ने फिर साफ किया कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी, यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को। आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। राहुल ने यात्रा में सद्भावना का संदेश दिया। सुबह राम के दरबार में गए, पूजा अर्चना की। दोपहर को राहुल ने हजरत निजामुद्दीन के दर पर चादर चढ़ाई। राहुल की ये यात्रा जब से शुरू हुई तब से विवाद भी खूब गहराया। कभी विवादित कैथोलिक पादरी जॉर्ज पोनैया से मुलाकात, कभी यात्रा में चंदा देने के लिए दुकानदारों से झड़प, कभी राहुल की टी शर्ट। इन सब विवादों से तो निपटारा हो गया, लेकिन अब जो विवाद सामने आया है वो है किलर कोरोना का। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को आरटी-पीसीआर कंपलसरी करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार राहुल को चेता रहा है कि यात्रा पर कोरोना का साया है। चीन में हालात बेकाबू है, भारत में भी कोरोना का असर न पड़े, इसलिए या तो यात्रा स्थगित कर दे या कोविड नियमों का पालन करें। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की चिट्ठियां धरी की धरी रह जा रही हैं। राहुल ने भी ठान लिया है कि इस यात्रा का अंत कश्मीर में तिरंगा फहराकर ही होगा। और मैं राहुल जी से पूछता हूँ, जब जिस नेता के गले में वो हाथ डालकर चल रहे थे, जिसका हाथ पकड़ के चल रहे थे, वो राज्य का मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव पाया गया, तो क्या राहुल गांधी ने अपनी जांच करवाई? कांग्रेस के बाकी नेताओं ने अपनी जांच करवाई? आखिर जो कोविड पॉजिटिव पाए गए इस यात्रा में, उनके साथ रहने वालों ने क्या अपने आप को आइसोलेट किया है? क्या ये कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने का काम कांग्रेस ने फिर एक बार नहीं किया? अगर ये नेता ऐसा कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता, तो बाकी आम जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू करनी पड़ी कश्मीर तक, तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। ये जिद राहुल की है, जिद है कश्मीर में तिरंगा फहराने की, जिद है वेंटिलेटर पर गई कांग्रेस को संजीवनी देने की, जिद है कांग्रेस को जोड़ने की। सफल कितना होंगे इसका फैसला समय करेगा। इनकी यात्रा अगर सही मायने में ये यात्रा होती तो ये और भी कई जगह हो करके आते जहां आवश्यकता थी, लेकिन ये ब्रेक यात्रा है, फिर एक ब्रेक पे है, तो ये ब्रेक करके ही ब्रेकिंग में तो रहते हैं लेकिन पार्टी को ब्रेक करते जाते हैं। किलर कोरोना के साए के बीच ये यात्रा राजधानी में। राहुल का भारत जोड़ो यात्रा का प्रण है तो जारी सियासी रण है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है, भले कुछ भी हो जाए ये यात्रा नहीं रुकने वाली।
अब 26 जनवरी से यात्रा का दूसरा फेज शुरू होगा, जिसमें कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ने की तैयारी में है। इसके बाद 26 जनवरी से 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा, जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा हर बूथ, हर ब्लॉक में पहुंचाएगा। और जो हमने सफलता हासिल की है पिछले 108 दिनों में, वो हम ब्लॉक और बूथ के स्तर पर पहुंचाएंगे। राजधानी में राहुल की यात्रा बदरपुर बॉर्डर से शुरू होकर लाल किले तक पहुंची। यात्रा में लोगों का हुजूम दिखा। कमल हसन भी राहुल की इस यात्रा में शामिल हुए। लाल किला पहुंचने पर राहुल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया। तो भैया प्रधानमंत्री जी, अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यों बात कर रही है? और हमारे जो सेना के लोग हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है? मैंने मीडिया के बारे में कहा, शुरुआत में कहा कि हमारे दोस्त हैं, मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं। और वो तो तब भी ठीक है, मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। राहुल ने बताया कि मेरे दिमाग में था कि इस देश में सब जगह नफरत फैली हुई है, मगर जब मैंने चलना शुरू किया तब सच्चाई बिल्कुल अलग थी। राहुल ने आरोप लगाया कि उनकी छवि को खराब किया गया। मीडिया पर भी उन्होंने निशाना साधा। 107 दिनों से चल रही इस यात्रा ने 3000 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब ये यात्रा 9 दिनों तक ब्रेक लेगी। 3 जनवरी से यात्रा गाजियाबाद के लोनी से दोबारा शुरू होगी और फिर कश्मीर तक जाएगी। लेकिन सवाल जस के तस है। सवाल कोविड संकट का है, सवाल यात्रा पर पॉलिटिक्स का है, सवाल लोगों को साधने का है। भले ही राहुल इस यात्रा को नॉन पॉलिटिकल बता रहे हैं, लेकिन इस पर सियासी रंग खूब चढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। एक और पेपर लीक, अंधेरे में भविष्य। खबर राजस्थान की है, जहां पर टीचर बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के सपनों पर फिर से पानी फिर गया। सीनियर टीचर भर्ती का जीके का पेपर लीक हुआ। हैरत की बात यह है कि चलती बस में 44 छात्र पेपर दे रहे थे। पेपर लीक होने के बाद छात्रों में गुस्सा है, तो सरकार भी नकल माफियाओं पर फुल एक्शन में है। सरकार ने पकड़े गए अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होने पर उनके रोक लगा दी। ये जो 9 बजने से 5 मिनट पहले ही बाहर निकाल दिया और दूसरे जिले की लापरवाही की वजह से पेपर कैंसिल कर दिए। ये दर्द उन परीक्षार्थियों का है जिनके सपने टूट गए। इस दर्द के मर्ज को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने संघर्षों के दिन देखे। ये नाराजगी यूं ही नहीं सामने आई। जब सालों की मेहनत पर यूं पानी फिर जाए तो फिर कुछ ऐसी तस्वीर सामने आती है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। टूट चुके हैं सपने, बिखर गए हैं अरमान, मची है हाय तौबा, अब करें तो क्या करें। किसी का सपना था कि नौकरी मिलते ही घर के हालात सुधर जाएंगे। किसी ने सोचा था कि बहन की शादी की जाएगी, तो यहाँ हर किसी के अरमानों की पट्टियां खोलकर फेंक दी गई सरेआम बाजारों में। 9 बजे बैठा लिया था और परीक्षा से 5 मिनट पहले ही है जो 9 बजने से 5 मिनट पहले ही बाहर निकाल दिया। पिछले 1-1.5 साल से अच्छी तैयारी चल रही थी और सेकंड ग्रेड के अलावा
थर्ड ग्रेड का भी जो पेपर है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। और पेपर देने का तब ऐसे बोले कि आपकी परीक्षा निरस्त कर दी जा रही है तो आप जा सकते हैं, लेकिन हम हमारी पूरी फुल तैयारी के साथ आए थे पेपर देने के लिए और दूसरे जिले की लापरवाही की वजह से पेपर कैंसिल कर दिए। पिछली बार भी मेरा एक पेपर कैंसिल हो गया, उसकी भी पूरी तैयारी थी, ये भी कैंसिल हो गया। ये सिर्फ पेपर लीक नहीं हुआ है, यहाँ सपने टूटे हैं, यहाँ उम्मीदें टूटी हैं कि कोई कब तक सरकारी नौकरी की आस लगाकर बैठा रहे, कब तक कोई संघर्ष करता रहे, इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन तो उसे नौकरी मिल ही जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कयामत वाले दिन सब का सब धरा का धरा रह जाता है। बड़ी उम्मीद से आए थे कि परीक्षा देंगे, तैयारी भी पक्की थी, लेकिन नकल माफियाओं की ऐसी करतूत कि परीक्षा देने से पहले ही ये एग्जाम पेपर लीक हो गया। ये वही बस है जो नकल माफियाओं की शह पर चल रही थी। इसमें कुल 40 छात्र सवार थे, 7 लड़कियां थी और 10-10 लाख रुपए में सपनों का सौदा हुआ था। राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा होनी थी, लेकिन एग्जाम शुरू होने से पहले ही परीक्षा पेपर लीक हो गया। उदयपुर में 40 स्टूडेंट्स बस में पेपर सॉल्व करते पकड़े गए। पुलिस ने बताया कि उन्हें देर रात पेपर लीक होने की जानकारी मिली। इसके बाद टीम को एक्टिव कर दिया गया। बेकरिया थाने के बाहर एक बस को देखा और उसके बाद संदिग्ध लगने पर उसकी छानबीन की गई। बस में बैठे लोगों के पास कुछ पेपर थे। ये ओरिजिनल पेपर के सवालों से मिलते जुलते थे। हमें मुख्य से सूचना मिली थी कि जो एग्जाम चल रहा है इसमें कुछ लोगों को बस के थ्रू ले जाया जाकर उनको एग्जाम सॉल्व करवाया जाकर और उनको हेल्प की जा रही है। तो इस सूचना को डेवलप किया गया और लगातार पीछा करके इन लोगों को बेकरे के पास पकड़ा गया। इसमें भी 40 से ज़्यादा लोग, जिसमें कैंडिडेट्स मेजोरिटी कैंडिडेट्स हैं जो जालौर को बिलोंग करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको सॉल्व करवाने में मदद करते हैं, तो इनको पकड़ा गया है। इन तस्वीरों में आप जिन्हें देख रहे हैं ये वही छात्र हैं जो पकड़े गए। पुलिस से पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये पेपर 10 लाख रुपए में बेचा गया। अब पुलिस के मुताबिक पेपर लीक का मास्टरमाइंड सरकारी टीचर सुरेश बिश्नोई है, जो जोधपुर का रहने वाला है और पेपर लीक करवाने के लिए उसने पूरी बस को किराए पर लिया था। बिश्नोई के साथ पकड़ा गया उसका एक साथी भजन लाल, डॉक्टर बताया जाता है। ये ग्रुप सी की परीक्षा थी। इसके तहत सुबह पहली पारी की परीक्षा 1193 परीक्षा केंद्रों पर होनी थी और इसमें करीब 3,74,000 छात्र रजिस्टर्ड थे। लेकिन उससे पहले ही पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के बाद छात्रों में गुस्सा है। इसे लेकर अजमेर, उदयपुर, अलवर समेत राज्य भर में छात्रों ने हंगामा किया, प्रदर्शन किया। हालांकि राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने साफ किया है कि दूसरी पारी में होने वाली परीक्षा होगी। सुबह की पारी में होने वाला जीके का ये पेपर स्थगित किया गया। दोपहर 2 से 4:30 बजे तक दूसरी पारी के विज्ञान विषय की परीक्षा 461 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। पेपर लीक होने के बाद सरकार एक्शन में है। सीएम अशोक गहलोत ने लगातार 4 ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है, दुर्भाग्य से देश भर में पेपर लीक करने वाले गैंग पनप गए हैं। यहाँ तक कि जुडिशरी एवं मिलिट्री तक के पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आई हैं। पर राजस्थान में सख्त कार्रवाई कर इन बेईमानों को जेल में बंद किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए हमारी सरकार ने सख्त कानून बनाया है। आज 24 दिसंबर को 9 से 11 बजे तक शिक्षक भर्ती के सामान्य ज्ञान की परीक्षा को एहतियातन निरस्त किया गया, जिससे किसी भी मेहनतकश युवा के साथ अन्याय न हो। बाकी परीक्षाएं यथावत जारी रहेंगी। सरकार किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होने देगी एवं दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। राज्य के मुखिया होने के नाते गहलोत ने छात्रों को सांत्वना भी दी।
उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा, मैं परीक्षार्थियों को होने वाली परेशानी महसूस कर सकता हूं, परंतु अनुचित तरीके से परीक्षा पास करने के मंसूबे पालकर आए इन लोगों का चयन नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान में सिर्फ मेहनती युवाओं को ही उनका हक मिलेगा। मेरी अपील है कि किसी के बहकावे में आने की बजाय आप अपनी तैयारी करें। बहरहाल सरकार एक्शन में है। पेपर लीक होने पर कार्रवाई जारी है। नकल माफिया अपने अंजाम को भुगतने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अब उन पर सरकार का हंटर चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आफ्ताब का कबूलनामा, हाँ मैंने उसे मारा। दरिंदे आफ्ताब ने पुलिस को खूब गुमराह किया। वो पुलिस के सवालों के जवाब अंग्रेजी में देता रहा, ऐसा रिएक्ट करता कि उसने श्रद्धा की हत्या अचानक से कर दी। लेकिन नार्को और पॉलीग्राफी की रिपोर्ट, चौंकाने वाले खुलासे इसमें हुए हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसने श्रद्धा की हत्या की पूरी प्लानिंग की, शव के टुकड़े किए और शातिराना तरीके से उसे ठिकाने भी लगाया। यह रिपोर्ट आपकी। आफ्ताब बोला कि हाँ, उसने ही श्रद्धा को मारा। उसने कबूला कि हाँ, उसने ही शव के टुकड़े किए। अपने प्रेमिका के टुकड़े टुकड़े करने वाले आफ्ताब ने कबूल कर ली है श्रद्धा की हत्या की बात। आफ्ताब ने कबूली है लाश को ठिकाने लगाने की बात। आफ्ताब ने बताया है कि कैसे वो मेहरौली के जंगलों में लाश के टुकड़े रोज फेंकने जाता था। अब तक ये बातें बस कयासों पर जिंदा थी, लेकिन अब नार्को टेस्ट की रिपोर्ट ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि श्रद्धा को मारने वाला दरिंदा वही था। एफएसएल ने दिल्ली पुलिस को नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक आफ्ताब ने कबूल किया कि उसने श्रद्धा को मारा है। हत्या के पहले उसने प्लानिंग की, बॉडी के टुकड़े उसी ने किए, लाश के टुकड़ों को जंगल में फेंका, सिर को पूरी तरह से डैमेज किया। तो एफएसएल की रिपोर्ट चीख चीख कर दरिंदे की दास्तां बयान कर रही है। ये रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह से दरिंदे आफ्ताब ने लाश के टुकड़े किए, किस तरह से आफ्ताब ने पूरी प्लानिंग के साथ मेहरौली के जंगलों में इस लाश को फेंका। आफ्ताब ने यह भी बताया कि हत्या की रात वो बहुत परेशान था। डर और टेंशन को दूर करने के लिए उसने ड्रिंक किया और अगले दिन वो बॉडी को काटने के लिए हथियार लेकर आया। इसके साथ फ्रिज भी खरीदा गया ताकि लाश के टुकड़ों को उसमें रखा जा सके। हैवानियत की ये दास्तां इतनी बड़ी कि जिसके आगे शैतान भी पानी भरे। आफ्ताब ने बताया कि श्रद्धा और उसका रिश्ता टॉक्सिक होता जा रहा था। इसके बाद उसने श्रद्धा को ठिकाने लगाने की पूरी साजिश रची। आफ्ताब इतना शातिर था कि वो हत्या के बाद नौकरी पर लग गया। लोगों के सामने ऐसा रिएक्ट करता था कि मानो कुछ हुआ ही ना। सबसे हंसी खुशी मिलता, उनसे बातें करता। वहीं उसने अपने फ्लैट भी चेंज नहीं किया। जिस फ्लैट में श्रद्धा को मारा वहीं रहता था। प्लानिंग के तहत श्रद्धा के शव के टुकड़े कर उसने ठिकाने लगाए। नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है कि उसने ही श्रद्धा के टुकड़े किए। भले ही रिपोर्ट में खुलासा हो चुका हो कि उसने ही श्रद्धा को मारा, भले ही उसने अपनी हैवानियत की बात कबूल कर ली हो, लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया नहीं जा सकता। हाँ, इससे पुलिस को जरूर अहम सुराग तलाशने में मदद मिलेगी ताकि दरिंदे को उसके किए का फल मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।